किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 101। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ अमन, आप कैसे हो? और आप वापस कब तक आ रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से अमन ने कहा। क्या बात है, मन नहीं लग रहा क्या मेरे बिना? श्री ने खींचते हुए कहा। अमन अमन ने हंसते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं। और मैं बस 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। और मेरी जान कैसी है? श्री ने कहा। तुम्हारी जान ने आज फिर कांड किया है। अमन हंसता हुआ कहता है। अरे तू कौन सी नई बात है? लेकिन श्री खबरदार, जो इसके लिए तुमने मेरी जान पर गुस्सा किया। श्री ने कहा। ये सही है, वह लड़की गलतियों पर गलतियां करती जाए और मैं उसे कुछ ना कहूँ। घर में यशोदा आंटी उसको सपोर्ट करती है और घर के बाहर तुम उसकी गलतियां छुपा देते हो। मतलब एक मैं ही हूँ जो गलत हूँ, बाकी सब सही है। अमन हंसता हुआ कहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है श्री, वह बच्ची है। अब तुम हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटोगी तो उसे पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा ठीक है, तुम उससे कुछ मत बोलना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उसकी डांट लगाऊंगा। श्री ने कहा। तुम तो रहने ही दो, बड़े आए उसको डांटना वाले। पिछली बार उसके कंप्लेंट पर तुम ही गए थे ना उसके स्कूल? क्या किया वहां जाकर? जिस टीचर का इसने फोन तोड़ा था तुमने उसे जाकर नंबर दे दिया। अमन हंसता हुआ कहता है। और नहीं तो क्या, अब वो टीचर मुझे फोन करेगी और हम रातों में बहुत सारी बातें करेंगे। श्री ने कहा। हाँ क्यों नहीं, रातों में बहुत प्यारी प्यारी बातें होंगी। उसे कॉल सेंटर का नंबर देकर आए हो तुम? अमन हंसता है और श्री अपना सर पीट लेती है। मेंशन के आगे एक टैक्सी आकर रुकती है और टैक्सी ड्राइवर भाग्य को गाड़ी से बाहर निकलता है। भाग्य उसे टैक्सी ड्राइवर को नशे में कहता है। मेरे भाई, मैं तुझे टैक्सियों का मालिक बना दूंगा। इस शहर की जितनी टैक्सियां हैं सब तेरे नाम पर चलेंगे। वह टैक्सी ड्राइवर कहता है। हाँ हाँ ठीक है साहब, आप एक रात में मुझे अंबानी बना दीजिएगा, पर फिलहाल अपने घर चाहिए और मुझे मेरा किराया दे दीजिए। भाग्य जैसे दरवाजे पर पहुंचता है सामने सुनील दिख जाता है। सुनील जल्दी से आकर भाग्य को संभाल लेता है और ड्राइवर से कहता है। मैं साहब अंदर छोड़कर आता हूँ, फिर तुम्हें किराया देता हूँ। सुनील बहुत मुश्किल से भाग्य को अंदर लाता है और सोफे पर बैठता है। सुनील वापस जाकर टैक्सी ड्राइवर को किराया देता है और उसे भेज देता है। अब तक कल्याणी जी कमरे से बाहर आ गई थी, आज फिर भाग्य पीकर आया है। कल्याणी जी भाग्य के सामने आती है और कहती है। भाग्य आज तुम फिर पी कर आए हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? आखिर कब तक तुम्हें ऐसी अपनी जिंदगी गुजारनी है? भाग्य ने नशे की हालत में बहुत मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और फिर खुद पर हंसता हुआ बोल। जिंदगी गुजार कहाँ रही है, जिंदगी तो कट रही है, क्योंकि मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली तो मुझे छोड़कर चली गई। और अब तन्हाइयों के सहारे जिंदगी काटी जा रही है। और फिर इसने बहुत मुश्किल से अपनी पलकें उठाकर कल्याणी जी को देखकर कहा। और आपको किस बात की कमी है यहाँ पर? आराम से रहिए, खाइए, ऐश करिए। कल्याणी जी का चेहरा गमगीन हो गया और उन्होंने भाग्य को देखकर कहा। मेरा बच्चा हर रात इस तरीके से घर आता है और तुम कह रहे हो मैं ऐश करूं? भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा। एक वक्त था मेरे पास घर आने की वजह नहीं थी, क्योंकि ये वीराना सा घर मुझे काटने को दौड़ता था। फिर श्री आई, उसने इस घर को रहने लायक बनाया। मुझे एक वजह मिली इस घर को घर कहने की, पर अब ये घर फिर से पत्थर का मकान बन गया है। और अब इस मकान में इंसान नहीं रहते, सिर्फ लोग रहते हैं। सुनील अब तक वहां आ गया था। सुनील को देखकर कल्याणी जी ने कुछ नहीं कहा तो सुनील भाग्य को उठाकर उसके कमरे में ले जाने लगा। भाग्य को वैसे जाता देख कल्याणी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया। भाग्य ने अपनी मन मानी, अब और नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा वरना यह इस तरीके से खुद को खत्म कर लेगा। अगली सुबह कल्याणी जी जल्दी से घर से निकलती है और ड्राइवर को कहीं चलने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद कल्याणी जी की गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकती है। वो उसे गाड़ी से उतरती है और रिसेप्शन पर जाकर कुछ कहती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसे कहाँ जाना है।
कल्याणी की लिफ्ट से होते हुए एक फ्लोर पर जाती है और फिर एक कमरे में जाती है। यह एक वीआईपी कमरा था लेकिन पूरी तरीके से अंधेरे से भरा हुआ। इसमें सिर्फ एक मध्यम सी लाल रंग की रोशनी जल रही थी। कल्याणी जी धीरे चलते हुए बेडरूम की तरफ जाती है जहां पर अंधेरा था और एक पीला रोशनी में कमरे की चीज देखने में मदद कर रही थी। कल्याणी की एक टेबल के पास जाती है। टेबल के दूसरी तरफ बहुत अंधेरा था, लेकिन उसे अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था कि वहां कोई खड़ा है। कात्यायनी जी ने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब कुछ करो, वरना मेरा बच्चा ऐसे मर जाएगा। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वह दिन ब दिन खुद को मार रहा है। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा कलेजा फटने को आया है। मैं कैसे उसे इस तरीके से मारता हुआ देख सकती हूँ। तभी कोई शख्स अंधेरे से चलता हुआ उसे टेबल के पास आता है और उसे टेबल पर कुछ रखता है। उसे देखकर कल्याणी जी की आंखों हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपने आंसू साफ करते हुए सामने देखकर कहती है, तुम एक माँ की ममता की कीमत लगा रहे हो। तुम एक माँ की ममता की कीमत लगा रहे हो। कल्याणी जी ने ये चिल्लाते हुए कहा। तभी उसे टेबल पर नोटों की एक और गद्दी आती है और सामने से एक आवाज आती है, अपनी बकवास बंद करो और यह पैसे उठाओ। कल्याणी जी ने अपने चेहरे के भाव बदले और उसे अंधेरे में खड़े शख्स को देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इन पैसों के लिए अपने बच्चे की भावनाओं के साथ खेलूंगी? तुम्हें लगता है कि मैं इन चंद कागज के टुकड़ों के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी? तुम्हें लगता है मैं इन पैसों के लिए भाग्य की खुशियों का गला घोट दूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक बात कान खोलकर सुन लो। स्माइल विद हॉर्न्स बिल्कुल सही लगता है। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती। तुम बस एक बार इशारा करो, मैं इस पैसों के लिए भाग्य की जान भी ले सकती हूँ। तभी अंधेरे से खड़े उसे शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो भाग्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो मुझे तुम्हें खत्म करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तभी कल्याणी जी ने अंधेरे में खड़े उसे शख्स को देखा और गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ही मरने की बात कर रहे हो। अंधेरे में खड़े हो शख्स ने कहा, एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पर, कोई पैसे लिए हैं अपने हर काम के। कल्याणी जी ने वह पैसे उठा और गुस्से में अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, पैसों के लिए है, किया है मैंने ये सब, पर यह मत भूलना कि तुम्हारा राज मेरे पास है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा भाग्य को सारी सच्चाई बताने में। तभी अंधेरे से एक शख्स बाहर आए और कल्याणी की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, 2 कौड़ी की औरत पैसों के लिए मरती है और मुझे आंखें दिखा रही है। एंग्री। लेकिन कल्याणी ने उसका हाथ बीच में रोका और उसे घूरते हुए कहा, अपनी हद में रहो महिरा। महिरा जो अपनी लाल आंखों से इस समय कल्याणी को घूर रही थी, वह और गुस्से में आ जाती है और कल्याणी जी का हाथ झटकते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? कल्याणी जी ने माहिरा को देखा और अपने हाथ बांधते हुए कहा, देखो माहिरा, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और यह छोटे छोटे झगड़ा हमारी मकसद तक हमें पहुंचने नहीं देंगे। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ना मैं तुमसे उलझी हूँ और ना तुम मुझे उलझी हो। लेकिन अब अगर हम दोनों ने अपना आपा खोया और एक दूसरे से लड़ने बैठ गए तो यह मत भूलो कि अब तक हमने जो किया है वह सब 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा और फिर तुम भाग्य को कभी नहीं पा सकोगी। महिरा ने अपने स्वभाव को शांत किया लेकिन थोड़ा सख्त लहजे में कल्याणी जी से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं भाग्य के लिए इतना कुछ किया है और अब जब मैं अपने मकसद को अंजाम देने वाली हूँ तो मैं किसी भी गलती की वजह से उसे नहीं खो सकती। भाग्य मेरा है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसा कहकर माहिरा कल्याणी जी को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद माहिरा और कल्याणी की टेबल पर बैठे हुए थे और उनके टेबल पर शराब के 2 गिलास रखे हुए थे। कल्याणी ने अपना गिलास उठाते हुए और अपने हाथ पर घूमते हुए कहा,
वैसे मानना पड़ेगा माहिरा, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी। मतलब एक तीर से दो शिकार किए हैं तुमने। श्री को भाग्य की जिंदगी से बाहर भी निकाल दिया और मुझे भाग्य और दुनिया वालों के सामने उसकी मां साबित कर दिया। माहिरा अपना ड्रिंक पीते हुए शैतानी मुस्कान हंसते हुए कहती है, यू नो वॉट कल्याणी, मैंने पहले बेवकूफ़ी की थी जो डायरेक्ट जाकर श्री और भाग्य से उलझ गई थी। वो क्या है ना, मैं भाग्य से इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा और इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। पर जब मैं यहाँ से वापस दुबई गई और उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचा कि मैं कहाँ गलती की है, तब मुझे पता चला कि मेरी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि मैं सीधे सीधे जाकर श्री से उलझ गई। दरअसल मुझे श्री से उलझना ही नहीं था, मुझे तो उसे भाग्य की जिंदगी से बाहर निकलना था। श्री के जाने के बाद भाग्य टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उसके बाद मैं उसे संभाल लूंगी। फिर मैंने एक एक करके प्लान बनाया कि कैसे मैं श्री को भाग्य की जिंदगी से अलग कर सकती। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य श्री की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। भाग्य के लिए श्री उसका पूरा परिवार है और वह श्री को ही अपनी दुनिया इसलिए मानता है क्योंकि वह बचपन से ही अकेला था। इसलिए जब उसे श्री में अपनापन दिखा तो वह उसकी तरफ खींचा चला गया। फिर मैंने सोचा कि अगर वही परिवार, प्यार और अपनापन भाग्य को कहीं और मिलेगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। पर ऐसा कौन होगा जो भाग्य की जिंदगी में श्री की जगह ले सके? तब मेरा ख्याल में आया कि यह जगह तो सिर्फ एक माँ ही ले सकती है। एक माँ से बढ़कर एक बेटे के लिए और क्या होगा। और अगर बात उसकी माँ पर आ जाए फिर तो वह किसी की नहीं सुनता। और देखो, इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई है। भाग्य तुम्हें अपनी माँ मानता है और कल को जब मैं भाग्य की जिंदगी में वापस आऊंगी तो तुम ही तो उसे मेरे साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की सलाह दोगी। कल्याणी अपना ड्रिंक खत्म करते हुए क्लास को टेबल पर रखती है और कहती है, बिल्कुल मेरी फ्यूचर बहू, अब बस तुम जल्दी से भाग्य की जिंदगी में आ जाओ और उसके बाद भाग्य की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी और 25% मेरा, जैसा कि तुमने वादा किया था। 102 कल्याणी की शातिर चाल। माहिरा की आंखें छोटी हो जाती है और वह घूरकर कल्याणी जी को देखते हुए कहती है, 25% रियली तुम्हें लगता है कल्याणी कि मैं तुम्हें इस काम के 25% दूंगी? कल्याणी ने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लेते हुए कहा, माहिरा, काम तो मैंने ऐसा किया है कि मुझे 100% मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे 25% लेकर खुश हूँ। आसान नहीं था श्री को भाग्य की जिंदगी से बाहर निकलना। तुम्हें क्या पता कितनी टेढ़ी चीज थी वह श्री। उसे भाग्य की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए मैं खुद को कितनी बार तकलीफ पहुंचाई है और एक बार तो खुद की जान को भी खतरे में डाला था। माहिरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और उसने कल्याणी को देखकर कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुमने सच में बहुत रिस्क लिया है श्री को भाग्य की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। चलो डन, तुम्हारा 25% तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन तब जब तुम मेरी शादी भाग्य से करवाओगी। कल्याणी ने हंसते हुए कहा, अरे वह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाग्य अब श्री से नफरत करता है, यहाँ तक कि वह तो श्री का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। बस अब मुझे एक सही वक्त का इंतजार है भाग्य की कमजोर नब्ज पर अपनी पकड़ बनाने के लिए। वैसे भी अब भाग्य अपनी माँ की बात कभी नहीं डालेगा और जब मैं उससे तुमसे शादी करने के लिए कहेंगी तो देखना वह मेरे चलते तुमसे शादी भी कर लेगा और फिर तुम मेरी बहू बन जाओगी। माहिरा ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम भाग्य की सगी माँ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहू नहीं बन सकती हूँ। कल्याणी ने हंसते हुए अपना ड्रिंक बनाते हुए कहा, अरे हाँ, मुझे पता है कि मैं भाग्य की सगी माँ नहीं हूँ। चलो तुम्हारी सगी सास ना सही, नाटक की सास ही सही, लेकिन कहलाऊंगी तो मैं ही सास। कल्याणी कैसा कहते माहिरा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने अपने ड्रिंक पीते हुए कहा, आसान नहीं था तुम्हें माहेश्वरी मैंशन में फिट करना। तुम्हें क्या पता तुम्हें वहां पर परमानेंट करने के लिए मैंने क्या क्या पेतरे अपना है। कल्याणी ने कुछ सोचते हुए कहा,
वो सब तो ठीक है माहिरा, लेकिन जब तुमने मुझे भाग्य की माँ का नाटक करने के लिए कहा था, मुझे तब से लेकर अब तक एक बात समझ में नहीं आई। तुमने ये सब किया कैसे? मतलब हर एक चीज़ को तुमने इतनी बारीकी के साथ कैसे प्लान किया? माहिरा अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेते हुए खड़ी होती है और ग्लास विंडो के पास जाते हुए कहती है, मैंने वह गलती दोबारा नहीं दोहराई जो मैंने पहले की थी। पहले मैं बिना किसी प्लानिंग के भाग्य की जिंदगी में जाने की सोच रही थी, जिसका हर्जाना मुझे ये चुकाना पड़ा कि भाग्य और श्री ने मिलकर मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं जब दोबारा भाग्य की जिंदगी में जाने का फैसला किया तो हर चीज़ की मैंने प्लानिंग की। तुम्हें उसकी माँ के लिए ढूंढना मेरी सबसे पहले कोशिश थी, और तुम मिली भी तो मुझे कहाँ पर? भिखारी की बस्ती में। तुम्हारी एक्टिंग की तो मैं उसी दिन घायल हो गई थी, जब तुमने पर सही सलामत रहते हुए भी लंगड़ी बनाकर भीख मांगने की एक्टिंग की थी। बस फिर क्या था, तुम्हारे सामने पैसे फेंक और तुम मेरा काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन मुझे पता था मेरा पहला दाव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि भाग्य कहीं नहीं मानेगा कि तुम उसकी माँ हो। लेकिन मुझे पता था मेरा पहला दाव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि भाग्य कहीं नहीं मानेगा कि तुम उसकी माँ हो। इसलिए मुझे ऐसा कोई चाहिए था जिसकी बात भाग्य कभी ना टाल सके। और तभी मेरे दिमाग में आई वो मेटिन जिसने भाग्य की परवरिश अनाथ आश्रम में की थी। मैं अनाथ आश्रम के बच्चों का किडनैप करवाया। उसमें मैट्रेन को ये धमकी दी कि उसे भाग्य के सामने ये बताना है कि तुम उसकी माँ हो। और देखो मेरा काम आसान हो गया। उसे मैटर ने भाग्य को यकीन दिला दिया कि तुम उसकी माँ हो। और उसके बाद तुम्हें मेंशन खुद भाग्य ने रहने की इजाज़त दी थी। तभी कल्याणी अपने सोफे से खड़ी होती है और अपने हाथों में ड्रिंक के लिए माहिरा के पास खिड़की की तरफ आते हुए कहती है, हाँ सही कहा तुमने, उसने मुझे मेंशन में रख तो लिया था, पर वह मुझे अपनी माँ नहीं मानता था। यहाँ तक कि वह फेक डीएनए रिपोर्ट देखने के बावजूद भी उसने मुझे अपनी माँ नहीं माना। और उसके बाद मेरी रची उसे मनगढ़ंत कहानी में भी उसका दिल नहीं पिघला। मतलब वह ये तो एक्सेप्ट करता था कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन अपने दिल से वह कभी मुझे उसे लायक नहीं समझता था। इसलिए तो शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुई भाग्य के साथ अपना रिश्ते को सुधारने के लिए। और फिर मैं तुम्हारा तरीका अपनाया। तुमने कहा था कि भाग्य मुझे इतनी जल्दी नहीं अपनाएगा, इसके लिए मुझे श्री का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं वही किया। श्री को अपने झांसे में फंसने के लिए मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वह तो तुरंत ही मेरे इशारों पर नाचने लगी, और उसके बाद वह खुद माँ और बेटे को मिलवाने में लग गई। बेचारी को क्या पता था कि वह खुद के लिए ही गड्ढा खोद रही है। माहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, पर फिर उसने अपने चेहरे के भाव बदलकर कल्याणी से पूछा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुमने भाग्य को श्री के खिलाफ कैसे किया? मतलब जहाँ तक मुझे पता था भाग्य अपनी जान से बढ़कर श्री से प्यार करता है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि उसने श्री को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया? कल्याणी ने अपने गिलास में बची आखिरी जाम को खत्म करते हुए कहा, आसान नहीं था ये करना। जैसा कि तुमने मुझे पहले ही बता दिया था कि भाग्य श्री पर सबसे ज्यादा यकीन करता है, इसीलिए मुझे सबसे पहले श्री के करीब जाना। जब श्री ने मेरे और भाग्य के रिश्ते को सुधार दिया, तब धीरे धीरे मैंने अपनी सारी ज़रूरतें श्री के ऊपर छोड़ दी, क्योंकि भाग्य के अनुसार वही घर की मालकिन थी। उसे घर में होने वाले हर फैसले श्री से पूछकर ही लिए जाते थे। इसीलिए मेरी दवायाँ, खाना पीना, आना जाना, धीरे धीरे सब कुछ मैंने श्री के ऊपर ही छोड़ दिया। अब मैं क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या पहनेगी और कौन सी दवायाँ किस टाइम पर लूंगी, इस सब का हिसाब श्री के पास था। और इस बात की खबर भाग्य को भी अच्छे से थी। बस फिर क्या था, जब एक बार मैंने भाग्य के दिल में अपने लिए विश्वास बना लिया तो फिर मेरा प्लान भी शुरू हुआ, जो था भाग्य का विश्वास श्री के ऊपर से हटाने का। कल्याणी माहिरा को बता रही थी कि कैसे उसने अपनी चालू को अंजाम दिया। कल्याणी विंडो है आकर वापस कुर्सी पर बैठी है और अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पर चढ़ते हुए माहिरा को देखकर कहती है, तुम्हें पता है माहिरा, भाग्य सच में बहुत ही इमोशनली फूल है।
माँ के प्यार में आकर उसने अपनी बीवी को ही गलत समझ लिया। लेकिन मुझे अपनी हर चाल के लिए बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना था ताकि श्री को शक ना हो। और जैसे जैसे मैं अपने पासे फेंकती गई वैसे वैसे भाग्य और श्री के बीच दूरियां बढ़ती गई। कभी मैंने अपनी दवाइयां का बहाना बनाकर भाग्य के दिल में ये शक पैदा किया कि श्री को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और फिर खुद को चोट पहुंचाए। उसे दिन जब मेरा हाथ जला था, मैंने जानबूझकर श्री के हाथ से अपने हाथ को टक्कर मारी थी, और श्री के हाथ में जो काफी थी वह मेरे हाथ में गिर गई थी। उस दिन जो डांट लगाई थी ना भाग्य ने श्री को, वह मैं आज तक नहीं भूली हूँ। और उसके बाद श्री जब अक्सर मुझे दवाइयाँ देती थी तो मैं उसे दवाइयाँ को खाने में बहुत आनाकानी करने लगी। और इसी तरीके से एक दिन मैंने दवाइयाँ का गलत दोष ले लिया, जिस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ भाग्य और श्री को अलग करने के चक्कर में अपनी जान पर खेल जाऊं। इसलिए मैंने अपनी तबीयत तब बिगड़ी जब भाग्य घर आने वाला था, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। अंदाजे के अनुसार भाग्य सही समय पर घर आ गया और मुझे अस्पताल लेकिन आग में घी का काम तो श्री ने किया था। वह उसे वक्त घर पर ही नहीं थी, वह तो अपने मामा जी के पास गई हुई थी, और इसी का फायदा मैंने उठाया। भाग्य और श्री के बीच झगड़ा बढ़ गए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि श्री को उसके मामा जी से कितना प्यार है, और वह उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगी। उन दोनों के झगड़ों के बीच जब भाग्य ने श्री के मामा जी को लाया तो श्री ने भी अपना सब्र को दिया, और गुस्से में आकर भाग्य ने श्री पर हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। मुझे पता था भाग्य का गुस्सा कुछ ही देर का है, लेकिन मुझे उसके गुस्से को बरकरार रखना था। इसलिए मैंने श्री से यह कहा कि वह भाग्य की जिंदगी से चली जाए। श्री परेशान से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गई और मैंने उससे ये कहा कि वो भाग्य की जिंदगी में बेवजह भाग्य को बस अपने अकेलापन दूर करने के लिए किसी साथी की जरूरत थी, और अब जब उसकी जिंदगी में उसकी माँ है तो श्री की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। श्री को मेरे कहे शब्दों पर यकीन नहीं था और उसे मुझ पर बहुत गुस्सा आया। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों तक लाती। तभी मेरा ध्यान खिड़की से बाहर की तरफ जाता है जहां से भाग्य की गाड़ी दिखती है। मुझे पता था कि यही मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र उस करना है। बस फिर क्या था, श्री मुझे कुछ कह रही थी कि तभी भाग्य घर के अंदर आया और मैंने मौका देखकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ अपने आप ही हो गया। लेकिन माहिरा श्री तो भाग्य की जिंदगी से चली, पर वह अपना वजूद भाग्य की जिंदगी से नहीं ले जा पाई। भाग्य के दिल में अभी भी श्री है। कहने के लिए तो वह सबके सामने ये कहता है कि वह श्री से नफरत करता है, उसे भूल चुका है, पर सच तो यह है कि वह बस खुद को तसल्ली दे रहा है। श्री के जाने के बाद मैं भाग्य के दिलों दिमाग में धीरे धीरे श्री के लिए नेगेटिव ख्याल भरती हैं। उसे ये यकीन दिला दिया है कि श्री कभी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उसे राहुल और प्रिया से मुझे बहुत डर लगता है। वो लोग उसके आसपास रहते हैं, हालांकि भाग्य ज़्यादातर नशे में रहता है, लेकिन कहीं किसी दिन उन दोनों ने भाग्य के दिल में फिर से श्री के लिए जज्बात पैदा करती है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। माहिरा कल्याणी के पास आते हुए कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, जब मैं भाग्य के करीब आऊंगी तो श्री उसके जहन में भी नहीं रहेगी। बस अब मुझे अपने अगला दाव चलना है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कल्याणी तिरछी मुस्कान के साथ माहिरा को देखा और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही भाग्य से इस बारे में बात करूंगी। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में शुभाशी सो रही थी और श्री आराम से उसके सर सहलाते हुए उसे देख रही थी। उसके चेहरे के फीचर्स कुछ कुछ भाग्य से मिलते थे। श्री जब गौर से शुभाशी को देखी थी तो उसमें उसे भाग्य की झलक नजर आती थी, और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। शुभाशी को देखते देखते श्री उन दिनों में चली गई थी जब उसने भाग्य का घर छोड़ा था। श्री भाग्य के घर से कुछ नहीं लेकर निकाली थी, वह चुपचाप भाग्य के घर से निकल गई थी।
हालांकि उसका दिल उसे वक्त बहुत भारी था और वह धीरे कदमों से चले जा रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। वह मामा जी के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वह मामा जी से कैसे नजरें मिलाएगी। मामा जी उसे और भाग्य को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। और अभी तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने पहले ही मना किया है कि मामा जी को कोई बड़ा सदमा ना दे, वरना उनकी जान पर बनाएगी। श्री ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने कदम सड़कों पर इधर उधर घूमने में लगा दिए। उसे खुद नहीं पता था उसकी मंजिल कहाँ है। श्री अपने ख्यालों में घूम इधर उधर धक्के खा रही थी। तभी उसने ध्यान दिया कि वह बस स्टैंड पर है। श्री ने अपने दुपट्टे के कोने को देखा, वहां पर उसने कुछ नोट बंद रखे थे। उसने देखा तो उसमें करीब 200 रुपए थे। श्री जानती थी कि भाग्य उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन अब उसने मन बना लिया था कि वह भाग्य के पास नहीं जाएगी। इसीलिए वह टिकट काउंटर पर गई और उनसे कहा कि 200 रुपये में जो भी बस मिलती है वो उसे दे दे। कंडक्टर ने उसे एक सीट पर बैठा दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह बस कहाँ जा रही है और उसकी मंजिल कहाँ पार है। चैप्टर 103 सुभाश्री और श्री की दुनिया। थोड़ी देर बाद बस एक जगह खाने के लिए रुकी। श्री वहां से नीचे उतरी, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। बाहर बहुत तेज धूप हो रही थी और उससे बहुत कस के प्यास लग रही थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थी कि वह एक पानी की बोतल खरीद सके। वह धीरे कदमों से चलते हुए एक घड़े के पास आती है। श्री जैसे ही उसे घड़े में से पानी पीने के लिए जाती है, वैसे ही तेज गर्मी के कारण उसका सर घूमता है। श्री खुद को संभाल नहीं पाती है और वहां पर चक्कर खाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद श्री जब होश में आती है तो देखी है कि वह इस ढाबे के एक चारपाई पर लेटी हुई है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने देखा कि यशोदा आंटी उसके बगल में बैठे उसका हाथ अपने हाथों में लिए सहला रही है। श्री हैरानी से बैठ जाती है और यशोदा आंटी को देखकर कहती है, आंटी आप यहाँ पर फ्लश्ड। यशोदा आंटी ने जब देखा श्री को होश आ गया है तो उन्होंने श्री से कहा, अरे मेरी छोड़ो और तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। श्री असमंजस में पड़ जाती है। वह क्या ही बताती है आंटी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सवाल दोबारा दोहराया, आंटी मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है। यशोदा आंटी ने कहा, मैं तो वापस घर आ रही थी, रास्ते में बस यहाँ पर रुकी थी। मैं तो आराम से बैठकर चाय पी रही थी कि तभी देखा कुछ लोग एक जगह गिरा बनकर खड़े हैं। एक आदमी ने कहा है कि कोई औरत है जो बेहोश होकर गिर गई है। सब लोग तमाशा देख रहे थे, कोई मदद के लिए आगे नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वहां गई। श्री मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही? और भाग्य कहाँ है? एक पल के लिए तो मुझे लगा तुम यहाँ हो तो शायद भाग्य भी आसपास ही होगा, पर वो तो यहाँ नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? श्री ने अपनी नजरें नीचे किए धीरे से कहा, आंटी मैंने घर छोड़ दिया है। यशोदा आंटी की यह सुनते ही होश उड़ गए थे। उन्होंने श्री को कंधे से पड़ते हुए, क्या पागल हो गई हो क्या? यह क्या बोल रही हो? घर छोड़ दिया, लेकिन क्यों? श्री ने यशोदा आंटी को सब बता दिया, कैसे उसके और भाग्य के बीच गलत कमियां बढ़ती गई और उसने किस वजह से भाग्य का घर छोड़ा। यशोदा आंटी सर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने श्री से कहा, मेरे पीछे इतना कुछ हो गया श्री, मुझे लग रहा है बात कुछ और है। तुम एक बार घर तो वापस चलो, हम भाग्य से बैठकर बात करेंगे। श्री ने रोते हुए कहा, नहीं आंटी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। भाग्य के दिल में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनका घर उनका, उनकी दुनिया उनका सब कुछ बस अब उनकी माँ है। मैं बस उनकी जिंदगी में खालीपन को पूरा कर रही थी। यशोदा आंटी ने समझते हुए कहा, श्री ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। श्रीका ने कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है आंटी, मैंने ये सारी चीज़ अपनी आंखों से अच्छी है, तभी मैंने वह घर छोड़ा है। अब आप अगर मुझे दोबारा वहां ले जाने की जिद करेंगे तो मुझे खुद नहीं पता मैं खुद के साथ क्या कर लूंगी। यशोदा आंटी ने अपना सर पीट लिया। वह कैसे श्री के इस बचपने को समझती और भाग्य कितना तड़पता है। श्री के लिए वह कैसे उसे छोड़कर आ सकती है।
लेकिन इस समय श्री कुछ समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए यशोदा आंटी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम भाग्य के साथ नहीं रहना चाहती मत रहो, चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। श्री ने हैरानी से यशोदा आंटी की तरफ देखा तो यशोदा आंटी ने हमें सर हिलाया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे लिए जितनी खास तुम हो उतना ही मेरे लिए खास भाग्य भी है, और तुम मेरे पास मेरे भाग्य की निशानी हो। मैं इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? श्री हैरान होकर कहती है, लेकिन आंटी आप मेरे साथ कहाँ? यशोदा जी ने कहा, कहीं भी चलेंगे, इतनी बड़ी दुनिया है, दोनों माँ बेटी कहीं भी कहीं जी लेंगे, और काबलिया तो हम दोनों में ही है, 2 रोटी तो काम खा लेंगे। श्री यशोदा जी को मना करना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर पाई क्योंकि उसे सच में एक सहारे की जरूरत थी। वो कैसे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रहती है? कुछ घंटे ही हुए थे उसे भाग्य का घर छोड़े, और वो खुद को धरती पर बोझ समझने लगी थी। लेकिन अब यशोदा जी का सहारा मिलने के बाद श्री ने खुद को थोड़ी हिम्मत थी और फिर यशोदा जी और श्री एक बस में बैठकर देहरादून के लिए निकल गए। देहरादून में यशोदा जी की कोई जान पहचान वाली रहती थी, उन्होंने श्री और यशोदा जी को इस शहर में बसाने में बहुत मदद की। देहरादून पहुंचने के कुछ दिनों बाद श्री की तबीयत खराब होने लगी। वो कुछ भी खाती तो उसे उल्टियां हो जाती। यशोदा जी को कुछ ठीक नहीं लगा तो वह श्री को लेकर चेक करने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने श्री और यशोदा जी को देखा और उनके सामने रिपोर्ट रखते हुए श्री से कहा, कंग्रेचुलेशंस, मिठाई खिलाए, आप प्रेग्नेंट है। श्री और यशोदा जी दोनों ये सुनकर बहुत हैरान हुई। फ्लश्ड। श्री के तो जैसे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन यशोदा जी को इस समय अपनी समझ से कम लेना था। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए डॉक्टर को कहा, हाँ डॉक्टर जी, बिल्कुल मिलेगी मिठाई, आपको पहले ये बताइए ये प्रेगनेंसी कंफर्म है ना? डॉक्टर ने रिपोर्ट यशोदा जी को दिखाते हुए कहा, जी बिल्कुल, भी देख लीजिए, प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंफर्म है, लेकिन आपको अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखना है। इन्हें मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी इनकी प्रेगनेंसी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उनकी हेल्थ पर अभी से असर पड़ रहा है। श्री और यशोदा आंटी घर वापस आ गए थे। श्री को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें।